की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले टॉपिक जो हमें करना है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, अगर हम पढ़ें इन लेमैन्स लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, देखिए। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब होता है, लेट सपोज आपकी ये कंट्री है, ठीक, ये आपकी कंट्री है, ये इसकी ज़मीन है यानी लैंड है, ये कंट्री की लैंड। सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर में आप ये जोड़ेंगे, इसके ऊपर एयर स्पेस। एयर स्पेस क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि भाई आपके कंट्री के एयर स्पेस का यूज़ करके काफ़ी सारे जहाज़ जाते हैं, यानी प्लेन्स, कमर्शियल फ़्लाइट्स वगैरह, तो उससे आपको रेवेन्यू आता है, तो आप उसको जोड़ेंगे। तो लैंड जुड़ गई, साथ में एयर स्पेस जोड़ ली। और आपने अगर ज्योग्राफी थोड़ी बहुत याद हो तो उसमें कहा था कि 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया एक देश की, मतलब एक देश के कंट्रोल में आता है। तो जब भी हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की, तीन चीज़ें जुड़ेंगी। सबसे पहली है देश का जो जोग्राफिकल एरिया है, जो जोग्राफिकल एरिया, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो आप मैप देखते हैं जोग्राफिकल, वो। उसके बाद एयर स्पेस, यानी हमारी एयर स्पेस को कोई यूज़ करेगा उसका। और 200 नॉटिकल माइल्स तक का आपका समुद्री सीमा। तो इतना एरिया आपका तीनों मिला के बनता है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। नॉर्मल रेजिडेंट क्या है ये हम आगे अभी समझेंगे, उससे पहले आप ये इस पॉइंट को समझें। तो शिप एंड एयरक्राफ्ट यानी पानी की जहाज, हवा में उड़ने वाली जहाज, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जैसे कोई इंडिया का, जैसे इंडिया की एयरलाइन है, आप देखें टाटा, ठीक है, टाटा एयरलाइंस है, और इंडिगो वगैरह जो भी हैं। तो इन एयरलाइंस ने मान लो जापान से लेकर के यूएसए तक का एक फ़्लाइट चलाई, ठीक है। तो उससे जो इनकम आएगी, या उसको जो है हम इंडिया में इंक्लूड करेंगे, उसको हम इंक्लूड करेंगे इंडिया में, ना ही जापान में करेंगे ना ही यूएसए में करेंगे, हम उसे इंडिया में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के बंदे ने ऑपरेट करी थी। इंडिया का बंदा कौन? टाटा। यानी टाटा की फ़्लाइट जापान से यूएसए तक का चले या कहीं चले, उसे इंडिया में ही हम काउंट करेंगे। चाहे इंडिया से उड़ के जापान चली जाए तब भी वो इंडिया में काउंट होगी, इंडिया से यूएसए चली जाए तब भी वो इंडिया के अंडर ही काउंट होगी। दूसरी चीज़ है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर क्या हुआ? अभी हमने बात करी 200 माइल तक का एरिया हमारा है, अब लेकिन समुद्र 200 माइल तो है नहीं, उससे भी आगे है। तो उसके आगे जितना भी है वो सब इंटरनेशनल वाटर हो जाएगा। तो उस इंटरनेशनल वाटर में जिसके पास पावर है, जिसके पास जितना पैसा और ताकत है, वो जाके वहाँ पे ये सारे काम कर सकता है, यानी मछली पकड़ना, ऑयल निकालना, नेचुरल गैस निकालना, ये सब काम वो कंट्री कर सकती है, इसके पास पावर है। तो आपका जो इंटरनेशनल वाटर है उसमें ये सारी चीज़ें अगर कोई कंट्री ऑपरेट कर रही है, जैसे इंडिया की कंपनी है, जैसे ONGC है, ऑयल एंड गैस नेचुरल रिजर्व, ऐसे करके कुछ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसा कुछ है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो इंटरनेशनल वाटर में जाके ऑयल निकाल रही है, तो उस ऑयल को आप इंडिया का ऑयल कहेंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे, ठीक। लास्ट चीज़ है एम्बेसी कंसल्टेस एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब देखो, आपने एम्बेसी सुना होगा, जैसे यूएस में कोई रह रहा है इंडियन, तो यार वहाँ पे तो इंडिया का प्रधानमंत्री है नहीं ना, वहाँ इंडिया का कानून चलता है, तो उसकी मदद कौन करेगा? उसे कोई ज़रूरत पड़ी तो इंडिया की मदद अमेरिकन तो करेंगे, कर सकते हैं, बट एक आप लीगली और पॉलिटिकली मदद की बात करें या कुछ काम करें तो अमेरिका नहीं करके देगा, वो आपको इंडिया करके देगा। और इंडिया वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठाता है उस जगह पे, जिसे हम कहते हैं एम्बेसी। तो एम्बेसी क्या हुई? जहाँ पे इंडिया के आपके वो फॉरेन एम्बेसडर एंड फॉरेन सर्विस वाले लोग बैठते हैं, तो वो लोग होते हैं इंडिया की मदद के लिए या दूसरे देश में जो इंडियंस हैं उनकी हेल्प के लिए। तो जो भी रेवेन्यू उससे आएगा या वो जो चीज़ है उसे आप इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो इंडिया की है, इंडिया के लिए ही ऑपरेट हो रही है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं आपकी कुछ चीज़ें। सबसे पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर, जैसा आपको बताया, लैंड, एयर स्पेस प्लस 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया। उसके बाद जो चीज़ आती है आपकी एयर स्पेस में, सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो है शिप एयरक्राफ्ट ओन्ड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। मतलब इंडिया का कंपनी है टाटा, वो जापान से यूएसए के बीच कोई फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है, तो उससे जो इनकम जनरेट हुई वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी। फिशिंग वेसल यानी इंटरनेशनल वाटर में कोई भी आपका ऑयल, नेचुरल गैस या फिर फिशिंग वगैरह हो रही है, तो उससे मिलने वाली इनकम भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं अभी। और एम्बेसी कंसल्टीज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मतलब एम्बेसी वगैरह है या मिलिट्री की इस्टेब्लिशमेंट है दूसरी कंट्री में,
उससे होने वाली इनकम भी हमारे में गिनी जाएगी। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी में जानना क्यों है, देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ, ये सारे टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का पता होना बहुत ज़रूरी है। उससे हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि कौन सी इनकम हमारे देश की है और कौन सी इनकम हमारे देश की नहीं है। अब इन जगह पे जो जो इनकम है, जैसे इंडिया की लैंड पे, एयर स्पेस में या 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो इंडिया की इनकम है, इंक्लूडिंग दीज थ्री। ये तीनों और ये मिला के इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम बनाई जाती है। ये आगे आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी जैसे कंसेप्ट समझने में हेल्प करेगी, इसलिए हमें ये कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने ये पता कर लिया कि क्या क्या आता है। हमने देख लिया डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब हम देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती। सबसे पहली है एम्बेसी, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। अब भैया सीधी सी बात है, अगर यूएस में इंडिया का बेस है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। वैसे ही इंडिया में अगर यूएस का बेस है तो वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ये सिंपल सी बात है। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ आपने सुना होगा, यूएन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें आप एक देश की तो है नहीं। अब जैसे यूएन का हेड ऑफिस अगर जहाँ भी है तो अब वो उस देश की तो है नहीं, वो तो पूरी दुनिया का है, इसलिए उन्हें भी आप डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन में हमने एक चीज़ देखी थी, नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ, अब नॉर्मल रेसिडेंट पर नजर डालें तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री refers to an individual or an institution who ordinarily reside in the country and whose center of economic interest also lies in that country। यानी एक इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक इंसान भी चलेगा, कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म भी चलेगी। हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, रिसाइड्स इन द कंट्री मतलब उस देश में रहता है, एंड वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये एक टर्म है जानने वाली। तो यानी अभी अगर हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे तो अभी तक अगर देखें तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो एक देश में रह रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में है। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला कि रेजिडेंट लिव विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इंसान डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहे। दूसरा, कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। यानी सब नॉर्मल रेजिडेंट कौन है कि एक देश में रहे, सबसे पहले तो देश में रहे, है ना। जैसे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हम चाहिए तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो आए और वो अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कमाना, खाना, खर्चा, ये चीज़ें इंडिया उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कहे। यानी अगर कोई आदमी है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, कोई आदमी है, मान लो ये जगह है दिल्ली, तो दिल्ली में एक आदमी है, ठीक। अब ये आदमी यहीं पे कमा रहा है, यहीं पे खा रहा है, यहीं पे खर्चा कर रहा है, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। यही होता है नॉर्मल रेजिडेंट, उस देश में रहे और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं लाया करे। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाया करने का मतलब क्या हुआ कि एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहे, दूसरा अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, कमाना, खाना, खर्चा सब उसी देश में करे, तो ये होता है नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट जानने के बाद एक पॉइंट जो मैंने यहाँ बोला था, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब मतलब साफ हो गया होगा कि भाई एयरक्राफ्ट या शिप ओन और ऑपरेट करे वो बंदा जो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। मैं फिर कह रहा हूँ हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो टाटा क्या है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं, मतलब इंडिया देश में रह रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में तो हो गया, और कमाना, खाना, खर्चा सब यहीं चल रहा है, तो ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, इसलिए इसे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करा जाएगा। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब अगली चीज़ है, फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। क्या मतलब हुआ, क्या क्या चीज़ें नॉर्मल रेजिडेंट पे इंक्लूड नहीं होती। सबसे पहली, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। क्यों नहीं होते भाई, देखो इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। अगर कोई बंदा यूएस से इंडिया में आ रहा है घूमने फिरने, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में थोड़ी हुआ, वो तो आ रहा है ना, कमा रहा है, हाँ खर्चा जरूर कर रहा है लेकिन इंडिया में कमा नहीं रहा है, ना ही इंडिया में रह रहा है, वो आया है। अब मान लो यूएस से कोई आदमी है, वो आया है इंडिया, है ना, अब उसको वीज़ा लगा है 5 मंथ का, तो यार वो 5 महीना रुकेगा, है ना, घूमेगा फिरेगा, खर्चा करेगा, चला जाएगा, ना वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहा, ना उसने यहाँ से कमाया, ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी, तो हम उसे इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे। ओके। सेकेंड थिंग इज फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल, डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। अब देखो हमने एक चीज़ कही थी डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ते टाइम कि भाई, अगर अमेरिका में इंडिया का बेस है, मिलिट्री बेस है या एम्बेसी है,
तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, है ना। तो वैसे ही वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, या आर्मी ऑफिसर्स हैं, सिपाहीज हैं, वो सब भी अमेरिका के में आएंगे। यानी अगर इंडिया में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस है या एम्बेसीज हैं, तो उनमें जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हुए, वो अमेरिका के ही हुए, वो अमेरिका द्वारा यहाँ भेजे गए हैं। ठीक। तीसरी चीज़ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी कंट्री की है नहीं, ये पूरी दुनिया की हैं, इसलिए इन्हें भी आप इंक्लूड नहीं करते। चौथी चीज़ है एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ कंट्री विच दे बिलोंग। यानी मान लो आपका यूएन है, ठीक है। अब जो यूएन है इसमें एक इंडियन काम कर रहा है, ठीक है, एक इंडियन काम कर रहा है, लेकिन वो पोस्टेड है इस समय यूएसए में, तो यूएस का आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहोगे, आप इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहोगे। यानी दे आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विच दे बिलोंग, ये इंडिया से बिलोंग करता है तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ, यूएसए का नहीं। पांचवी चीज है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वेसल क्रू मेंबर्स हैं, है ना, या कमर्शियल ट्रैवलर हैं, सीजनल वर्कर हैं जो कभी कभी आते हैं इंडिया में काम करने, वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट आप नहीं मानोगे। अगर मान लो यूएस से कोई बंदा इंडिया में आया है और उसका स्टे लेस देन 1 ईयर है, मतलब 6 महीने में काम करके चला गया, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, वो यूएस का इंक्लूड किया जाएगा। ठीक। लास्ट पॉइंट है बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस टू वर्क इन अदर कंट्री। मान लो जैसे इंडिया है और नेपाल है, ठीक है। अब इंडिया बॉर्डर पे कोई नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे कोई रहता है, अब वो इंडिया से नेपाल जाके काम करता है और फिर वापस नेपाल इंडिया आ जाता है, तो यार उसे आप नेपाल का रेजिडेंट नहीं इंक्लूड करोगे, उसे आप इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट मानोगे। ठीक। मतलब टू वर्क ऑन, मतलब बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन अदर कंट्री, अदर कंट्री में जा रहा है, नेपाल में जा रहा है, अदर कंट्री का नहीं है, इंडिया का ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन नहीं है वो हमें बता दिया गया। फॉरेन, फिर से अगर शॉर्ट में इसको रिपीट करें तो फॉरेन टूरिस्ट वगैरह जो घूमने आते हैं, स्टाफ मेंबर्स जो आपका दूसरे देश की एम्बेसी और आर्म बेस होते हैं उसके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि यूएन और डब्ल्यूएचओ में, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है क्योंकि उसमें इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन बोथ इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम इनको भी कंसिडर कर रहे हैं। चौथी चीज़ आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब उन्हें नहीं हम इंक्लूड कर रहे एक देश में, तो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय को कैसे कर सकते हैं। उसके बाद क्रू मेंबर अगर 1 साल से कम रह रहा है, वापस चला जा रहा है, तो भी उसे नहीं इंक्लूड करा जाएगा। और जो बॉर्डर के किनारे रहता है और रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर से इधर उधर आना जाना का काम करता है, उसे भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमने अभी तक 2 कंसेप्ट पूरे करें, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट। अब ये रेसिडेंट वर्ड आपके लिए बहुत नया होगा, अभी तक आपने जो वर्ड पॉपुलरली सुना होगा वो होगा सिटीजन। सिटीजन से ही वर्ड बना है सिटीजनशिप, रेसिडेंट से वर्ड बना है रेजिडेंटशिप। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें सिटीजनशिप की, इट इज़ अ लीगल कंसेप्ट। ठीक है, एक बार पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ और सम लीगल प्रोविजन, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ और सम लीगल प्रोविजन, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी acquired in 2 ways. When a person is born in India, a person born outside India applies for citizenship and law allows him to become a citizen of India. Simple. Residentship, it is an economic concept. A person is called resident of country if he ordinarily reside in the country for more than 1 year and his center of economic interest lies in that country. देखो, सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल कंसेप्ट है, रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ओके, तो डिफरेंस आगे इन दोनों के बीच का अगर हम मोटा मोटा डिफरेंस देखें तो वो ये है कि मान लो भैया ये है इंडिया, आई कैन ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, सो इससे काम चलाते हैं। ये है इंडिया। अब यहाँ पे कोई बच्चा मान लो हो जाता है पैदा, ठीक है, ये हो जाता है बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, इंडिया का सिटीजन, और इसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। एक और तरीका इंडिया में सिटीजनशिप लेने का, मान लो ये है तुम्हारा यूएस। अब यहाँ कोई आदमी होता है पैदा, लेकिन वो अप्लाई कर देता है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, और इंडिया का लॉ अलाउ करता है, उस बंदे को सिटीजन एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो बन जाता है इंडिया का सिटीजन। तो इंडिया की सिटीजनशिप आप 2 तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, आइदर यू आर बॉर्न इन इंडिया और यू आर बॉर्न इन सम अदर कंट्री बट यू अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया एंड लॉ अलाउज यू एंड यू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको करती हैं, 2 चीज़ों सिटीजनशिप मिल सकती हैं, एक लीगल कंसेप्ट है। ओके, तो सिटीजनशिप बस यहीं तक है। रेजिडेंटशिप क्या है, ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इकोनॉमिक कंसेप्ट कैसे है, देखो रेजिडेंट हमने अभी देखा था 1 साल से ज़्यादा तक का एक कंट्री में रहे
और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कमाना खाना खर्चा सब उसी देश में हो। तो देखो, अब मान लो कोई बंदा है यूएस में, ठीक है, अब वो नौकरी करने आ जाता है इंडिया। ऑल्दो ऐसा होता बहुत कम है, इंडियन ही यूएस जाते हैं, बट मान लेते हैं यूएस में है, आ गया इंडिया, ठीक है। अब यहाँ से वो 3 साल से रह रहा है, ठीक है, यहीं पे कमा रहा है, यहीं पे खा रहा है, यहीं पे खर्च कर रहा है ना, यहीं पे कमा रहा है, यहीं पे खा रहा है, यहीं पे खर्च कर रहा है, 3 साल से इंडिया में रह रहा है। तो वो क्या हुआ भैया, वो हुआ इंडिया का रेजिडेंट, कि साल भर से ज़्यादा रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, खर्च कर रहा है, और इंडिया में आ गया तो मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में भी है, तो वो हो गया इंडिया का रेजिडेंट। ये सिटीजन नहीं है। सिटीजन कैसे बनेगा, अगर ये क्योंकि बॉर्न तो यूएस से, यूएस बॉर्न है ये, तो भाई इसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, और तब अगर लॉ अलाउ करता है तो ये इंडिया का सिटीजन बनेगा। दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। ज़रूरी नहीं आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो रह रहा हो वो हर बंदा आपका देश का नागरिक ही हो। ओके, तो सिटीजनशिप, इसको अगर सम अप करें जल्दी से, तो सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है जो कि अगर कोई बंदा उस देश में पैदा हुआ है, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में पैदा हुआ है तो इंडिया का सिटीजन है, नहीं तो बाहर से अप्लाई करके बन सकता है। रेजिडेंटशिप क्या है, ज़रूरी नहीं आप इंडिया में बोलो, आप कहीं पैदा हुए हो, आप बस इंडिया में आओ, साल भर से ज़्यादा रुको और कमाओ खाओ खर्चा करो, तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाओगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। आगे बढ़े तो हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो ये है क्या, देखो, फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सीधी बात है भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक। तो ये 4 लोग जो अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, यानी ये 4 चीज़ें कोई बिजनेस एक्वायर करता है तो ये उसके बदले लैंड पे रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है, आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं, इसी को फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम बेसिक ये है कि कुछ काम होता है, कुछ प्रोडक्शन होता है। अब भाई कोई आदमी ज़मीन किराए पे लेगा तो बंद करके तो रखेगा नहीं ना, उसमें मतलब ज़मीन किराए पे लेगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस करेगा, फैक्ट्री डालेगा। अगर लेबर किसी ने एक्वायर किया है तो कुछ ना कुछ तो काम कराएगा ना। अगर कोई कैब लोन ले रहा है बिजनेस के लिए बड़ा सा, तो यार वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, कुछ तो करेगा। और एंटरप्रेन्योर अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा। तो ये है, इनसे अगर प्रोडक्शन होता है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से, और उनको उसके बदले में ये फैक्टर इनकम दी जाती है। ट्रांसफ़र इनकम क्या है, तो ट्रांसफ़र इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। इट इज़ अ यूनिलैटरल कंसेप्ट, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जैसे ओल्ड एज पेंशन या स्कॉलरशिप। देखो, इसमें क्या कर रहे थे हम, ऊपर फैक्टर इनकम में हम प्रोडक्टिव सर्विस दे रहे थे, प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर कर रहे थे, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में कोई एक चीज़ हम सामने वाले को दे रहे थे, मतलब एंटरप्रेन्योर को मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या है, अब जैसे ओल्ड एज पेंशन है, जैसे 70 साल का कोई आदमी है, 70+ ईयर्स का कोई आदमी है, तो यार उससे आप काम तो कराओगे नहीं, लेकिन उसको आप फिर भी देते हो पैसा, उसको जा रहा है पैसा, तो वो क्या इंक्लूड होगा, वो ट्रांसफ़र इनकम में। यानी मतलब सीधी बात, मेहनत की कमाई है ये, बिना बैठे बैठे कमाई है ये। फैक्टर इनकम, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो तब आपको मिलती है। ट्रांसफ़र इनकम आपको जस्ट कोई आप एक बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो मिलती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद ओल्ड एज पेंशन मिलती है, बच्चों को जो स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल करते हैं उन्हें स्कॉलरशिप लग जाती है, ठीक है, गिफ्ट वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रांसफर इनकम है। इसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें 2 साइड कंसेप्ट नहीं है, यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल का मतलब क्या, वो ओल्ड एज पेंशन खाली गवर्नमेंट आदमी को दे रही है, आपकी सरकार ने 70 साल के आदमी को दे दी पेंशन, तो ये सिंगल साइड है। फैक्टर इनकम में क्या है भाई, एक आदमी है, एक आदमी ने अपनी ज़मीन किराए पे दी है तब उसको लैंड पे रेंट मिल रहा है ना। पहले लैंड देगा तब रेंट मिलेगा, डायरेक्ट रेंट नहीं मिलेगा, लैंड देनी पड़ेगी तब रेंट मिलेगा। यहाँ पे क्या है भाई, ओल्ड एज आदमी है, सरकार ने उसकी सीधा पेंशन दे दी, बदले में कुछ नहीं लिया, तो इसलिए यूनिलैटरल है, ये यूनिलैटरल नहीं है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा दिया जाता है, ट्रांसफर इनकम मतलब जो बिना किसी काम के दिया जाता है। अगर चैप्टर में बढ़े तो एक डिफरेंस है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या हुए, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। Final goods include good purchased by consumer household as they are meant for final consumption, like milk purchased by household. Good purchased by firm for capital formation or investment, like machinery purchased by firm. अब देखो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का क्या है। फाइनल गुड्स का क्या सीन है ना, कि कोई सामान है, जैसे आप गए अपनी दूध की दुकान पे, मतलब डेयरी पे, और आपने खरीद लिया दूध, ठीक है, आपने दूध खरीदा, घर आए और उसे पी लिया,
तो ये दूध क्या हो गया, ये आपका हो गया फाइनल गुड। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल गुड। उसके बाद यही दूध है, सेम डेयरी पे एक हलवाई गया और उसने खरीद के उससे बना दी स्वीट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, इंटरमीडिएट वाले पे अभी आएंगे। अगर इन दो कंडीशंस को हम देखें, सबसे पहले कंडीशन गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर फॉर फाइनल कंजम्पशन, जैसे मिल्क को हाउस होल्ड ने खरीद लिया, ठीक है, उसे यूज़ कर लिया तो फाइनल गुड है। और फाइनल गुड क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे मशीन खरीद ली किसी फर्म ने, तो उसका क्या करेगी, वो भी फाइनल कंजम्पशन है। अब देखो, कोई कंपनी है जैसे टाटा है, ठीक है, अब उसने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, अपनी फैक्ट्री में डाल दी, तो यार वो उसको दोबारा थोड़ी बेचेगी, वो बेचेगी थोड़ी, उसने तो खरीद के रख ली, तो अल्टीमेटली वो फाइनल कंजम्पशन है, लेकिन वो उससे इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसे हमने अलग कैटेगरी बना दी कि यार या तो तुम कंज्यूम कर लो या इन्वेस्टमेंट के काम में लगा दो, है ना। तो कंज्यूम क्या करा भाई, तुमने दूध खरीदा पी लिया, कंजम्पशन हो गया, और तुमने मशीन खरीदी उससे अपनी फैक्ट्री में डाल दी, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। और दोनों चीज़ों को हम फाइनल गुड्स मानेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये मशीन भी अब दोबारा बिकेगी नहीं, है ना। जैसी थी एज इट सेकेंड हैंड तो चीज़ें कुछ भी बिक जाती हैं, बट ऐसे नहीं बिकेगी ये चीज़। तो आपका या तो कंज्यूम कर लिया ऊपर वाले की तरह, या तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये होता है फाइनल गुड। ठीक है, इसके बाद बात करें इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड रेफर टू दोज गुड विच आर आइदर यूज फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें दो चीज़ आती हैं कि भाई या तो रीसेल कर लो, जैसे हमने देखा दूध का था, अब दूध खरीद के तुमने पी लिया तो फाइनल गुड है। अगर वही दूध जैसे किसान है, किसान के पास जाए और डेयरी वाला ले ले, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा इंटरमीडिएट होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टीमेट कंज्यूमर तक का नहीं पहुंचा है ना। ये अभी और तब आप जाके खरीदोगे तब आपको मिलेगा, तभी फाइनल गुड बनेगा। अभी ये इंटरमीडिएट गुड है। क्यों, सबसे पहली चीज़ एक तो प्रोडक्शन बाउंड्री के पार नहीं हुआ है। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है ये हम आगे देखेंगे, बट इंटरमीडिएट गुड्स अगर आप देख लो तो जैसे दूध है, उसे किसान से डेयरी वाले ने खरीद लिया, तो वो हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड। और फर्दर प्रोडक्शन, जैसे दूध हलवाई ने खरीदा और उसकी मिठाई बना दी, ये अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड। थोड़ा खिचड़ी ना पके इसलिए एक बार फटाक से रिवाइज मारें तो फाइनल गुड्स वो होते हैं या तो तुम कंज्यूम कर लो या इन्वेस्टमेंट कर लो। कंज्यूम कैसे करोगे, तुम गए दुकान पे, तुमने खरीदा कुरकुरे और खा लिया, फाइनल गुड है। और क्या है फाइनल गुड, कंजम्पशन का तो देख लिया। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक कंपनी उठी, वो गई, उसने मशीनें खरीदी 10,000 और उसने फैक्ट्री में लगा दी मशीनें, तो ये क्या हो गया, फाइनल गुड। ठीक है, मशीन लगा के क्या कर दिया उसने, इन्वेस्टमेंट कर दिया। मशीन में पैसा आदमी इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो फाइनल गुड है। और तुमने कुरकुरे खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो तुम्हारा फाइनल गुड है। ये दो चीज़ें आती हैं फाइनल गुड में, आइदर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। इंटरमीडिएट गुड में क्या आता है, या तो फर्दर प्रोडक्शन होगा या रीसेल होगा। प्रोडक्शन कैसे होगा कि भाई मिठाई, हलवाई गया डेयरी शॉप पे, उसने जाके दूध खरीदा और उससे मिठाई बना दी, तो ये हो गया तुम्हारा फर्दर प्रोडक्शन। ओके, और रीसेल क्या हुआ कि किसान के पास गया डेयरी वाला, उसने दूध खरीदा और आगे लाके तुमको बेच दिया, तो ये हो गया रीसेल। तो इंटरमीडिएट गुड्स में दो कंडीशन है, दो में से कोई एक होनी चाहिए, या तो रीसेल हो या फर्दर प्रोडक्शन हो। फाइनल गुड में दो में से एक चीज होनी चाहिए, या कंजम्पशन हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में कुछ और पॉइंट देखें तो दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, इसको हम आगे देखेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री होता क्या है। दे हैव डिराइव डिमांड और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज मर्ज विद फाइनल गुड, तीनों पॉइंट हैं। अगर सबसे पहला देखें प्रोडक्शन बाउंड्री, तो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। ठीक है, एज लॉन्ग एज गुड रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट गुड, व्हेन दे कम आउट ऑफ द बाउंड्री इट बिकम फाइनल गुड। इसे आप एग्जांपल से देखें तो एक फार्मर है, हाँ जी, तो प्रोडक्शन बाउंड्री को अगर आप देखें तो ये फार्मर है, इसने कॉटन प्रोड्यूस करा 2,000 रुपये का और उसने बी को बेच दिया। ठीक है, अब बी ने उससे धागा बनाया और सी को बेच दिया। अब सी ने कपड़ा बनाया, उसे कंज्यूमर को बेच दिया। तो ये सब जो है ना, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हो रहा है। जैसे सबसे पहले तुम्हारा कॉटन उगा, किसान ने उगाया 2,000 रुपये में, उसको बेच दिया बी को। बी ने थ्रेड बना दिया 3,000 का, उसे बेच दिया सी को। सी ने उस धागे से कपड़ा बना दिया और उसने बेच दिया कंज्यूमर को। ओके, तो जब ये कंज्यूमर तक पहुंचेगा तब ये फाइनल गुड होगा। यानी ये तीन स्टेप में, ये तीन स्टेप क्या है, कॉटन बनना, कॉटन का धागा, धागा से कपड़ा। तो जब ये चीज़ हो जाएगी, ये तीन चीज़ें जब तक नहीं होती तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। और प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है का क्या मतलब है, वो इंटरमीडिएट गुड है। और जैसे ही इससे बाहर निकल गया, यानी कंज्यूमर तक पहुंच गया, तो वो फाइनल गुड है। ओके, तो ये आपका प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट है। ये लाइन अराउंड प्रोडक्टिव सेक्टर होती है,
जब तक इसके अंदर गुड रहता है तब तक वो इंटरमीडिएट है, इससे बाहर निकलते ही फाइनल गुड बन जाता है। ठीक है, और अगर आप देखें इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स है डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड का क्या मतलब हुआ, देखो तो नीचे वाला एग्जांपल अगर हम देखें, नीचे वाले एग्जांपल में हमने देखा कि कपड़ा है। अब भाई कपड़े की डिमांड अगर नहीं होगी, मान लो कोई मार्केट में कपड़ा ही नहीं खरीद रहा है, तो यार धागे की क्या ज़रूरत पड़ेगी। अब धागे की ही नहीं ज़रूरत तो कॉटन की क्या ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या है डिराइव डिमांड है। डिराइव डिमांड का मतलब क्या हुआ, डिमांड एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो जो क्या इंटरमीडिएट गुड है उसकी डिमांड डिपेंड करती है फाइनल गुड पे, कि भाई अगर मार्केट में लोग मिठाई खरीद रहे हैं तभी हलवाई दूध खरीदेगा। अगर आदमी मिठाई नहीं खरीद रहा है तो हलवाई बेवकूफ़ नहीं हो जाके दूध पे पैसा खर्च करेगा। तो ये होती है डिराइव डिमांड। ठीक है, आखिरी पॉइंट है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज मर्ज्ड विद फाइनल गुड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसी एग्जांपल में आप देखो इंटरमीडिएट गुड इज मर्ज्ड विद फाइनल गुड। तो फाइनल गुड क्या है, मान लो इसने 4500 का, ये 4500 का कपड़ा बना के कस्टमर को बेच दिया। तो इसमें क्या है, ये 2000 का सबसे पहले ये था, है ना, आपका 2000 का कॉटन था। अगले स्टेप में 1000 और जुड़ गया और फिर आपका 1500 और जुड़ गया। तो ये जब जुड़ गया तब टोटल आपका 450 बन के कस्टमर को बिका, यानी हर स्टेप पे आपने पैसा और ऐड किया। तो इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स जो होते हैं, जो आपका 4500 है अल्टीमेटली, उसके अंदर आपके जो 3 इंटरमीडिएट गुड लगे, कौन सा, कॉटन, थ्रेड और क्लोथ, ये 3 चीज़ों की वैल्यू मर्ज्ड रहती है। इन 4500 में 2000, 1000 और 1500 एडेड है। ये है आपका प्रोडक्शन बाउंड्री और इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का पूरा कंसेप्ट। तो हमने अभी पढ़ा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या, अब हम बात करेंगे फाइनल गुड्स के टाइप की। फाइनल गुड्स होते हैं 2 तरह के, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। तो कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। कंजम्पशन गुड्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। सीधा आपने यूज़ करा, खा लिया, पी लिया, मदे कर ली, उससे सर्विस ले ली, तो वो कंजम्पशन गुड है। जैसा अभी बताया था कुरकुरे और आपकी जो भी चीज़ आप डायरेक्टली यूज़ कर लेते हो, सिर्फ खाते नहीं हो, यूज़ भी करते हो, उसे आप कंजम्पशन गुड्स कहते हो। इसकी 4 सब कैटेगरी। सबसे पहला है ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड क्या है, गुड विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन ओवर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे टेलीविज़न, भाई नाम ही में ड्यूरेबल मतलब लंबा चलेगा। तो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कार, बाइक, ये सारी चीज़ें, मोबाइल, ये सारी चीज़ें आपका ड्यूरेबल गुड में आती हैं, लंबे टाइम तक चलती हैं, है ना। 3, 4, 5, 6 साल आप चला लेते हो, बार बार यूज़ करते हो, तो ये आपका ड्यूरेबल गुड है। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल, जो इससे कम चले, जैसे कपड़ा, है ना, साल भर में ख़राब हो जाता है, 6, 7, 8 महीने में ख़राब हो जाता है, तो ये सेमी ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, दूध एक बार पी लिया ख़त्म, पनीर खा लिया ख़त्म, कुरकुरे खा लिया ख़त्म, चॉकलेट खा ली ख़त्म, एक बार खा लिया ख़त्म हो गया, नॉन ड्यूरेबल। अगला है सर्विसेज। नॉन मटेरियल गुड बी डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। सर्विसेज ऑफ टीचर, सर्विसेज ऑफ लॉयर, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है तो आप भी वो सर्विस कंज्यूम ही तो कर रहे हो, है ना। आप वो सर्विस कंज्यूम कर रहे हो और आपको सेटिस्फाई कर रहा है आपके वांट्स को, तो वो कंजम्पशन गुड हो गया। एक बार इसको आगे हम देखें तो अगला है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड आर दोज फाइनल गुड विच इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, they do not lose their identity in production process, they need repairs or replacement over period of time, they have derived demand। देखो कैपिटल गुड्स क्या हुए कि भाई प्लांट एंड मशीनरी जैसे हुआ, ये प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। जैसे आपने फैक्ट्री लगाई, उसमें आपने एक मशीन लगा दी जिससे आपका जो आपने बैटर बनाया, मान लो आटा वाटा सान के कोई बनाया या मैदा सान के बनाया, आपने मशीन लगा दी, उससे आपके कुरकुरे बन के निकलने लग गए या कोई ऐसा शेप बन के निकलने लग गया। फिर आगे मशीन लगा दी जिससे उसमें मसाले मिक्स होने लग गए। तो ये मशीनें जो आपने लगाई, ये क्या है, आपका कैपिटल गुड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ख़त्म नहीं हुई। अब देखो आपने मशीन जो लगाई वो ऐसा नहीं है कि आपने जो बैटर डाला, जो सना हुआ आटा या मसाले मिक्स करे तो उसमें मशीन आपकी ख़त्म हो गई, नहीं, मशीन बनी हुई है, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किया है उसने, लूज़ नहीं करी है अपनी आइडेंटिटी। तो ये आपका है कैपिटल गुड। इसे रिपेयर रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, भाई मशीन में है, पुर्जे पुर्जे ख़राब होंगे, उसे रिप्लेस करो, रिपेयर करो, पूरी ख़राब हो गई तो रिप्लेस करो। डिराइव डिमांड, अब भाई आइसक्रीम बनाने की मशीन की केवल तब तक ज़रूरत है जब आइसक्रीम की डिमांड है, गर्मी के मौसम में। अब ठंडी में ज़्यादा लोग आइसक्रीम खाते नहीं है तो इन मशीन की भी उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है।
तो एक बार अगर सम अप करें तो अभी तक हमने जो बीते कुछ टाइम में देखा वो ये, बीते कुछ टाइम में हमने देखा कि गुड्स होते हैं दो तरह के, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, फाइनल गुड क्या होते हैं, जो आपके कंजम्पशन के लिए हों या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हो। आपका इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो कि आपका रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं। आपका फाइनल गुड्स जो हैं वो होते हैं दो तरह के। सबसे पहला है आपका कैपिटल गुड और दूसरा है आपका कंजम्पशन गुड। तो कैपिटल गुड की बात करें तो ये वही गुड होते हैं, फाइनल गुड होते हैं, जो कि दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। आपका कैपिटल गुड्स के बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था कंजम्पशन गुड। तो कंजम्पशन गुड वो होते हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। ये चार तरह के। सबसे पहले ड्यूरेबल, जो बार बार यूज़ किए जाए थे, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। उसके बाद सेमी ड्यूरेबल, जैसे कपड़े जो थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाए। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल, जो एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाए, जैसे आपका दूध, चॉकलेट, बिस्किट, ये सब। और आखिरी सर्विसेज, जो कि आप देख नहीं सकते, मतलब आपको वो सामने से आप कंज्यूम करते हो और उसके बदले पेमेंट करते हो, दैट्स इट। जैसे डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका गुड्स का टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट होती है दो तरह की, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स एसेट एंड अनसोल्ड एसेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखें, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट प्लस अनसोल्ड स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, ये वो होती है। अगर दूसरी चीज़ आप देखें जो है नेट इन्वेस्टमेंट, तो net investment is the actual addition made to capital stock of economy in a given period is termed as net investment। इसका मतलब क्या हुआ? नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। हमने उसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन। तो अगर हम दोनों के बीच का मोटा मोटी डिफरेंस देखें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसमें कैपिटल स्टॉक होता है बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन। अब जैसे मान लो आपकी कंपनी है, ठीक, अब आपने बना दिए, मान लो ये है, और आपने बना दिए 10 बल्ब, ठीक है, 10 बल्ब बना दिए, और जिसमें से आपके 2 बल्ब जो हैं, 2 बल्ब वो आपके फ्यूज हो गए, मतलब बनते ही फ्यूज हो गए, टूट गए, खराब हो गए, या ये कुछ। तो आपके एक्चुअल बल्ब कितने बने? 8। तो ये जो 10 बल्ब हैं ये है आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये 8 बल्ब जो है ये आपकी नेट इन्वेस्टमेंट, और 2 बल्ब जो है ये आपका डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन लगने से पहले, यानी 2 बल्ब से पहले जो आपका टोटल कैपिटल स्टॉक में एडिशन था, उसे आप कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी देखो, डिप्रिसिएशन लगा 2 रुपये, उससे पहले क्या था? 10 था, तो 10 आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद क्या हो गया? 8, जो कि आपका नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यही आपके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। अगर आप ये वैसे एक छोटा एग्जांपल था, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे चीज़ लिखी है, एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होता है कि इसमें फिक्स असेट होते हैं और अनसोल्ड स्टॉक होता है। फिक्स असेट क्या हुआ? वही प्लांट मशीनरी वगैरह। अनसोल्ड स्टॉक मतलब पिछले साल आपने कोई चीज़ बनाई, जैसे 10 बल्ब लास्ट ईयर बने थे, अब 1 साल तक आप बेच नहीं पाए, रखा रह गया, तो ये भी आपका कैपिटल स्टॉक में आ जाता है, जिसे आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर लेते हो। तो दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस यही है, ये डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड रहता है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं रहता है। ये टोटल अमाउंट है आपने जो इन्वेस्ट करा, ये एग्जैक्ट अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट करा। देखो, टोटल प्रोडक्शन हुआ था ये, लेकिन एग्जैक्ट प्रोडक्शन इतना हुआ था। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन लगने से पहले का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन लगने के बाद नेट इन्वेस्टमेंट। अब हमने पीछे नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करते टाइम एक टर्म का यूज़ करा था, जो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के मतलब क्या है, अगर हम उसको देखें, इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कह के बुलाते हैं। इसको डिफाइन करें तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यही हमने देखा कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम आता है। ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करा जाता है, नेट वैल्यू में नहीं। अब इसका डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी, मान लो आप एक मशीन खरीद के लाए, ठीक है, अब वो थी आपकी 10,000 रुपये की, आप ये खरीद के लाए 2020 में, 2021 में, 21 आने तक अब इसमें कुछ खरोच वरोच लगी, पुर्जे पुर्जे ख़राब हुए, तो इसकी वैल्यू गिर के हो गई 8,000।
ठीक है। अब 2022 तक इसमें और उर्जे पुर्जे ख़राब हुए और इसकी वैल्यू हो गई 6000। और 2023 तक आपका टेक्नोलॉजी में ही चेंज हो गया कि भैया ये मशीन जैसे भी चलती थी उसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और इस मशीन की वैल्यू और गिर के हो गई 2000। तो ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू ओवर द ईयर्स डिप्रिशिएट हो गई। किस किस वजह से भाई, आपका नॉर्मल वियर एंड टीयर की छोटे मोटे खर्चे पुर्चे लग जाएं, वो टाइम बीत गया, एक तो टाइम बीत जाता है। तो आपने ये सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर शोरूम से कार खरीद के निकलो और उसके तुरंत बाद भी उसको बेचोगे तो एग्जैक्ट उतने अमाउंट की नहीं बिकेगी। तो टाइम बीतने की वजह से। उसके बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी कि भाई जिस प्रोडक्शन पे आप काम करते थे, अब जैसे पहले आप जैसे आज की तारीख में काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब आप लेकर आए 4G और आ गया तुरंत 5G, तो 4G किस काम का रहा और जो एसेट था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही है आपका डिप्रिसिएशन, फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। 3 कारण है, इन 3 कारणों को आगे हम डीप में देखें तो ये रहे। तो रीज़न फॉर डिप्रिसिएशन सबसे पहला है नॉर्मल वेयर एंड टीयर, जिसमें इसको डिफाइन करा है कि कंटिन्यूस यूज ऑफ फिक्स एसेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजेस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड वैल्यू। जैसे नॉर्मल वेयर एंड टीयर, वही लगातार आप चीज़ को यूज़ करते रहेंगे तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी और इसीलिए उसकी वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। passage of time, natural factor like rain, wind, weather contribute to fall in their value even if they are not put into use। तो टाइम लगातार बीतता जाएगा, है ना। मशीन को आपने यूज़ पे नहीं लगाया फिर भी जंग लग गई या फिर ख़राब हो गई, ऐसे सब कारणों की वजह से भी। और एक्सपेक्टेड ओवरलेंथ यानी टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन होता है। और डिप्रिसिएशन जो है ग्रॉस वैल्यू में इंक्लूड करा जाता है, नेट वैल्यू से एक्सक्लूड करती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। एनआईटी कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब ये दो चीज़ें क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जैसे जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस अब एक ही है, पहले 17 हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल पहले जीएसटी इम्पोज कर दी गई, जिसके बाद से आपका इनडायरेक्ट टैक्स केवल एक है जो कि है जीएसटी। अब ये होता कैसे है? तो देखिए, आपने जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बिल पे एक अलग से लिखा रहता है जीएसटी, है ना। SGST, CGST, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं और वो अलग अलग रेट से लगती है। जैसे 0% रेट होता है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है किस पे लगता है? ये सेल एंड परचेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक, ये हर किसी को पे करना रहता है। भाई कोई भी सामान खरीदोगे तो उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब डिपेंड करता है वो गुड किस स्लैब में आता है। जैसे कोई चीज़ है वो 5% स्लैब पे आ रही है, तो अगर वो 100 रुपये की बन रही है ना, तो उस पर 5% और टैक्स लग के 105 की जाएगी। तो ये जो 5 रुपये है ये है तुम्हारा जीएसटी का, ठीक है। ये जाता है सीधा सरकार के पास। उसके बाद अगर हम सब्सिडीज़ देखें, सब्सिडी आर इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू फर्म एंड हाउस होल्ड विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। इट में ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये नीचे लिखा है, इट में ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब सब्सिडी क्या है? सब्सिडी यार इसका उल्टा, गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा लेती है तो कहीं पे दे भी देती है। जैसे एलपीजी सिलेंडर्स के बारे में सुना होगा। एलपीजी सिलेंडर वो अगर 1000 का है तो आपको यार 900 में मिल जाएगा। क्यों? ये बीच का जो 100 रुपये है ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती है, सब्सिडी दे देती है, 100 रुपये कम कर देती है, आपको डिस्काउंट दे देती है। तो यही है। तो भैया आपने मान लो गवर्नमेंट ने आपसे इनडायरेक्ट टैक्स ले लिया 100 रुपये का, सब्सिडी आपको दे दी 50 रुपये की, तो 50 रुपये क्या हो गया आपका? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है NIT का, जो कि अगर सम अप करें तो वही होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? GST, सीधी बात। अब एक इनडायरेक्ट टैक्स चलता है वो है GST। ये चीज़ों के सेल और प्रोडक्शन पे लगता है। और सब्सिडी क्या है? आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट देती है लोगों को। ये जो आपका कंसेप्ट है ये यूज़ होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंशिएट करने को। डेप्रिसिएशन कहाँ यूज़ होता था? डेप्रिसिएशन यूज़ होता था आपका ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंशिएट करने को। आपका NIT यूज़ होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये यूज़ होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंशिएट करने को। तो NIT का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंशिएट करने को। फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट इज़ द अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन प्रोसेस, सॉरी।
हाँ, और मार्केट प्राइस है इट इज़ द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मतलब क्या हुआ, मार्केट प्राइस जो है आपका वो फैक्टर प्राइस और एनआईटी इंक्लूसिव रहता है। अब देखो इसे ऐसे समझो कि तुमने प्रोडक्शन करा, ठीक है, तो उसके लिए तुमने लैंड ली होगी, लेबर लिया होगा, कैपिटल लिया होगा और एंटरप्रेन्योर लिया होगा। ठीक है, लैंड को दिया है हमने रेंट, लेबर को दिए हमने वेजेस, कैपिटल पे किया हमने इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को दिया हमने प्रॉफिट। मान लो रेंट दिया हमने 100 रुपये, वेजेस दिए हमने 10 रुपये, इंटरेस्ट दिया हमने 90 रुपये और प्रॉफिट गया उसको 50 रुपये। इन सब का जब आप सम अप कर देंगे तो आपके पास एक आंकड़ा आएगा जो होगा 250 का, राइट, 250। ये आपका क्या है, ये है आपका फैक्टर प्राइस। ओके, ये है आपका फैक्टर प्राइस। ये वो पैसा है जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया था। मार्केट प्राइस क्या है? अब ये है, इस पे सरकार ने मान लो, देखो एक गुट पे दोनों चीज़ें नहीं लगती हैं, या तो सब्सिडी देगी सरकार या टैक्स मारेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि 1000 रुपये का सरकार एलपीजी सिलेंडर दे रही है, उस पर पहले वो 100 रुपये टैक्स मारेगी और 50 रुपये सब्सिडी दे देगी। ऐसा नहीं करेगी, या तो टैक्स या तो सब्सिडी। तो इसमें भी या तो टैक्स या तो सब्सिडी। मान लो सरकार टैक्स मार देती है 100 रुपये, ठीक है, तो आपका एनआईटी क्या हो जाएगा भाई? एनआईटी क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्स है 100, सब्सिडी कुछ भी नहीं, तो एनआईटी आ गया आपका 100। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर प्राइस, इसमें प्लस एनआईटी, ये करके आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 350। ये 350 क्या है? जिस प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक, तो ये है आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, और कैसे आप एनआईटी का यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएट करने में। अच्छा, मान लो यही 250 का प्रोडक्ट है, इस पर सरकार 50 रुपये सब्सिडी दे देती, तो क्या होता? तो आपका एनआईटी कैसे आ जाता कि भाई तुम्हारा टैक्स तो है नहीं, लेकिन ये है -50, तो एनआईटी आ गया -50। अब मार्केट प्राइस जो होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। तो फैक्टर कॉस्ट है तुम्हारी 250 और ये है -50, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 200, तो मार्केट प्राइस हो जाता है 200। तो गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। टैक्स मार दिया बढ़ जाएगा, सब्सिडी मार दिया घट जाएगा। क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें देखने मिलेंगी, सब्सिडी भी मिलेगा और आपका टैक्स भी मिलेगा, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं होता है, या तो टैक्स मारेगी या सब्सिडी देगी, दोनों काम नहीं करती। तो अब आप समझ गए होंगे कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, और एनआईटी का यूज़ आप कैसे करते हैं कि इन दोनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम शॉर्ट में NFIA भी कहते हैं। तो ये क्या है? इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या आता है? इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, रेंट एंड इंटरेस्ट। देखो फैक्टर इनकम हमने इससे पहले पढ़ा था, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? यही आपका वेजेस, सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? स्कॉलरशिप, पेंशन, वन साइड ट्रांसफर। तो ये वन साइड थोड़ी है, ये टू साइडेड है। फैक्टर इनकम है तो भाई इंडिया का कोई बंदा है, देखें, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया का कोई बंदा है, उसे अमेरिका से पैसा आ रहा है, ये सब, तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हो गई? इनकम पेड टू नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, कि हमने बाहर वाले को पे किया। अब इसे आप ऐसे समझिए कि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी है टाटा, ये फैक्टर इनकम इसको आ रही है 100 रुपये की, और एक कंपनी है QQ, ये कंपनी है मान लो चाइना बेस है, इसको फैक्टर इनकम जा रही है 50 रुपये। ठीक, और मान लो ये है अमेरिका, यहाँ एक आदमी रहता है इंडियन, ये कमा रहा है 10 रुपये। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हुई? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि इंडिया के लोगों को मिली, तो सबसे पहले तो टाटा 100 रुपये इनका, बाहर का आदमी है ना, इंडिया का अगर नॉर्मल रेजिडेंट है, ये हम इसे मान रहे हैं कि ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, तो इसका 10 रुपये। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब्रॉड गई क्या? ये 50, तो ये कितना हो गया? 60, तो 60 रुपये आपकी NFIA हो गई। ओके, यही है फैक्टर इनकम, बाहर से आने वाली इनकम
माइनस बाहर जाने वाली इनकम लेस कर दो, हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं करोगे, जैसे गिफ्ट, ग्रांट या फिर आपका स्कॉलरशिप, पेंशन, ये सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड करेंगे। सैलरी, वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट, बस। तो ये होता है NFIA। अब NFIA में कुछ चीज़ें भी होती हैं, अगर इसे आप गौर से ध्यान दें, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो उस पर आते हैं। NFIA के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। ये क्या है? इट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब सीधी बात, आपने एक टर्म सुनोगी CTC, कॉस्ट टू कंपनी। कोई बंदा है हमारे यहाँ की, कोई अमेरिकन है, हमारे यहाँ की कंपनी में एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो यार उसको हम जो पैसा देंगे वो बाहर का माना जाएगा, मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और हमारे देश में जो आएगा, जैसे इंडिया का कोई बंदा है, वो अमेरिका किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है लेकिन इंडिया का रेसिडेंट है, तो उसको जो पैसा मिलेगा वो इंडिया की इनकम में आएगा। जैसे मान लो एक इंडियन है, ठीक है, एक इंडियन है, एक USA वाला है, ठीक है, अमेरिकन है। इंडिया का जो बंदा है वो अमेरिका बेस्ड कंपनी में एम्प्लॉयड है और उसको मिल रहा है, और उसे मान लो सर अपने काम करने के मिल रहे हैं 100 रुपये, ठीक है, लेट सपोज। अमेरिका कोई बंदा इंडिया में एम्प्लॉयड है, उसको काम करने के मिल रहे हैं 50 रुपये, ठीक है, तो इंडिया में पैसा आ रहा है 100 रुपये, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया से पैसा जा रहा है 50 रुपये, तो ये 50 रुपये जो ये आपका नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज हो गया। दूसरा आपका चीज़ है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड प्रॉपर्टी, it refers to difference between income from property and entrepreneurship in form of rent, interest and dividend received by resident of the country and similar payment made to non-resident। यानी आपको इन 3 फॉर्म में, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, इसमें जो मेन चीज़ रहती है वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ? जैसे प्रॉपर्टी पे आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या मिलेगा? आपको डिविडेंड मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें कोई इंडिया में मिल रहा है, जैसे इंडिया का कोई बंदा है उसने अमेरिका में इन्वेस्ट कर रखा है ना, इंडिया का कोई बंदा है उसने अमेरिका में लैंड खरीदी, उसको रेंट पे दिया, तो उसको वहाँ से मान लो मिल रहे हैं भाई 500 रुपये रेंट में, और अमेरिका के बंदे ने इंडिया में करा था, उसको मान लो मिल रहे हैं 400, तो यार फिर हमारे पास 100 रुपये, ये जो है ये हमारा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, ठीक है। पहले हम वो रखते हैं जो हमें आ रहा है, बाद में वो रखते हैं जो हमारे यहाँ से जा रहा है। तीसरी चीज़ है नेट रिटेन्ड अर्निंग। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड एंड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या मतलब हुआ इसका? रिटेन अर्निंग का क्या मतलब हुआ? पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो एक कंपनी रिटेन कर लेती है, अपने पास रख लेती है ना। एक कंपनी कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है, आपकी जो एक्सेस अर्निंग है, किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, उसमें से कुछ हिस्सा बचा के रख लेती है, जैसे गुल्लक बना के रख लिया, आप ऐसे मान सकते हैं। तो ये जो है जो इंडिया बेस्ड कंपनी ने अपना जो रिटेन अर्निंग रखी है और बाहर की कंपनी ने जो रखी है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा। मान लो इंडिया की वाली ने रखा है 20 रुपये, बाहर वाले ने रखा है 40, तो ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। अब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 100 और 50, 150 और माइनस 20 हो जाएगा आपका 130। तो ये 130 जो है ये आपका NFIA हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे कंसेप्ट हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। थैंक यू।